इस वीडियो में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेटर्स मीन्स कंडीशन फॉर ऑसिलेशन फाइंड करेंगे कि कोई सर्किट साइनसॉइडल सिग्नल कब जनरेट करेगा, कोई सर्किट एज एन ऑसिलेटर कब वर्क करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फीडबैक में हमने ये देखा था कि अगर किसी एम्पलीफायर में हम निगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और किसी एम्पलीफायर में अगर हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, आउटपुट स्टेबल नहीं रहता। तो ऑसिलेटर में हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑसिलेटर में हमको डीसी से एसी सिग्नल बनाना होता है ऑफ द डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। डीसी सिग्नल देंगे और उससे हमें डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी के एसी सिग्नल को जनरेट करना होता है। तो इसमें हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे जिससे आउटपुट स्टेबल ना हो, ऑसिलेट करता रहे। तो ये हमने द सर्किट और डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एंड जनरेट्स वेव फॉर्म ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एन ऑसिलेटर। ऐसा सर्किट जो पॉजिटिव फीडबैक प्रिंसिपल पर वर्क करे और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का वेव फॉर्म जनरेट करे, वो ऑसिलेटर सर्किट है। ये मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर सर्किट बनाया है। इसमें एक बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मीन्स जो हम इनपुट पर सिग्नल अप्लाई करेंगे इसके, वो एम्पलीफाई होगा और इन्वर्ट होके एम्पलीफाई होगा। मीन्स इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। सो ये बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका कि गेन ए हमने लिया है, ये इंट्रोड्यूस 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अगर ये आपका इनपुट सिग्नल है तो इस एम्पलीफायर का आउटपुट पे ये इन्वर्ट होकर के मिलेगा। इनपुट आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। और ये नीचे हमने जो ब्लॉक बनाया है ये फीडबैक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका गेन बीटा है। ये फीडबैक नेटवर्क इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट को एज इनपुट लेगा और फिर इसको बीटा गेन से ये इसके इनपुट को, जो यहाँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट जो एज एन इनपुट ले रहा है, इसको बीटा गेन से मल्टीप्लाई करेगा। मीन्स आउटपुट का एक फ्रैक्शन ये कन्वर्ट करेगा बाय बीटा इंटू वीओ, और उस आउटपुट के फ्रैक्शन को, ए पार्ट ऑफ आउटपुट को ये इनपुट सिग्नल के साथ यहाँ मिक्स करेगा, बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट पर अप्लाई करेगा। तो अगर इनपुट वी आई है तो इस बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन ए होगा आउटपुट बी ओ अपॉन बी आई। यहाँ हमने लिखा है ये बी ओ इक्वल्स ए इंटू बी आई। बी ओ इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट है और बी आई इसका इनपुट है। इसी तरह से फीडबैक नेटवर्क है, इसका फीडबैक फैक्टर बीटा है, आप कह सकते हैं गेन बीटा है। ये इसका इनपुट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट है। बी ओ फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट का काम करेगा और इसका आउटपुट होगा वी एफ फीडबैक सिग्नल, जो कि होगा इक्वल टू बीटा इंटू वी ओ। तो यहाँ हमने लिखा है वी एफ इक्वल्स बीटा इंटू वी ओ, और वी ओ ए बी आई है। तो इस तरह से जो फीडबैक सिग्नल है वी एफ इक्वल्स ए बीटा वी आई। ए गेन ऑफ द एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और बीटा गेन ऑफ द फीडबैक नेटवर्क। ऑसिलेटर में हमारा एम है कि बिना इनपुट सिग्नल अप्लाई किए कोई साइन वेव या साइन कोई
ऑसिलेटिंग सिग्नल अप्लाई किए, जो हम डीसी वोल्टेज देते हैं सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, उसी डीसी से ही ये हमें डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेटिंग सिग्नल हमें आउटपुट पर मिले, डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का हमें साइनसॉइडल सिग्नल मिले बिना इनपुट अप्लाई किए। मीन्स हमें ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसमें ये फीडबैक सिग्नल ही इनपुट का वर्क करे, फीडबैक सिग्नल वीएफ यही एज इनपुट का वर्क करे, हमें इनपुट अलग से न देना हो, ऐसा सर्किट डिजाइन करना है। तो यहाँ पे जो वीएफ है फीडबैक सिग्नल, इसी को हमें बीआई करना है, इनपुट एज इनपुट यूज करना है। तो यहाँ हम बीआई पुट करेंगे, फीडबैक सिग्नल, हमें यही फीडबैक सिग्नल एज एन इनपुट यहाँ पे अप्लाई करना है इस एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे। तो वीएफ के जगह पे हम बीआई रखेंगे यहाँ, बीआई। तो बीआई हो जाएगा ए बीटा इंटू बीआई। अगर हम यहाँ वीएफ के जगह पे बीआई रखें तो इस तरह से हमें मिलेगा ए इंटू बीटा इक्वल्स 1। तो यही कंडीशन ऑफ ऑसिलेशंस है। ये ऑसिलेटर का सर्किट जो मैंने अभी दिखाया था, ये डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का साइनसॉइडल सिग्नल जनरेट करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ए इंटू बीटा इक्वल्स 1। तो ए और बीटा इक्वल्स 1 अगर है तो इसका हम मैग्नीट्यूड लें तो 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बीटा मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन, ए बीटा को लूप गेन कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन इक्वल्स 1, एक कंडीशन ये है। और 1 का जो फेज है ये 0 डिग्री होगा या 360 डिग्री। इस इक्वेशन मीन्स लूप गेन ए इंटू बीटा इक्वल्स 1 का मैग्नीट्यूड 1 है और फेज 0 है। 0 को हम 360 भी ले सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट 1 राउंड साइकिल पूरा हो जाएगा तो हम 360 डिग्री भी ले सकते हैं फेज 0 को। तो ये जो कंडीशन है ए इंटू बीटा इक्वल्स 1, दिस कंडीशन, द कंडीशन ए इंटू बीटा इक्वल्स 1 इज कॉल्ड वर्कुसेन क्राइटेरियन। मीन्स अगर कोई एम्पलीफायर है, फीडबैक एम्पलीफायर, उस पर हमने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, तो अगर लूप गेन का मैग्नीट्यूड 1 है और लूप गेन का फेज 0 या 360 डिग्री है, तो वो एम्पलीफायर एज ऑसिलेटर वर्क करेगा। फॉर पॉजिटिव फीडबैक टोटल फेज शिफ्ट शुड बी 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है और ये फीडबैक नेटवर्क 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टोटल लूप फेज ऑफ द लूप गेन अराउंड द लूप टोटल फेज 360 डिग्री होगा। तो इस तरह से अगर कोई सर्किट दो कंडीशन, एक तो मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल्स 1 और फेज ऑफ ए इंटू बीटा इक्वल्स 0 या 360 डिग्री सेटिस्फाई करेगा, तो वो सर्किट डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का साइनसॉइडल सिग्नल जनरेट करेगा और एज एन ऑसिलेटर वर्क करेगा। तो ये वर्कुसेन क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर ऑसिलेशंस हम कह सकते हैं। वर्कुसेन क्राइटेरियन states that the conditions for feedback loop to provide sinusoidal oscillations are: first, the total phase shift around the loop should be 0 degree or 360 degree, जिससे कि फेज 0 या 360 डिग्री हो लूप गेन का, और मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर ए एंड फीडबैक फैक्टर बीटा मीन्स ए इंटू बीटा, जिसको कि हम लूप गेन कहते हैं। The magnitude of the product of open loop gain of the amplifier A and feedback factor beta should be unity. Mod A beta equals 1. Satisfying the above two conditions, the circuit works as an oscillator, producing sustained oscillations of constant frequency and magnitude. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सर्किट एज एन ऑसिलेटर की तरह वर्क करेगा और एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड का साइनसॉइडल सिग्नल जनरेट करेगा।
इफेक्ट ऑफ लूप गेन ऑन ऑसिलेशंस। हम देखेंगे कि ये लूप गेन है, इसका ऑसिलेशन पे क्या इफेक्ट आता है। तो 3 केस हमने लिया है। इफ मॉड ऑफ ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, लूप गेन का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है, देन आउटपुट ऑसिलेट्स बट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। इस केस में आउटपुट ऑसिलेट करेगा, साइनसॉइडल सिग्नल मिलेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ मिलेगा। इस तरह से सिग्नल हमें मिलेगा, साइनसॉइडल सिग्नल मिलेगा जिसका कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है अगर ए मॉड ऑफ ए बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड फाई इज 360 डिग्री। इसी तरह से सेकेंड केस है, इफ मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल्स 1। इस केस में द ऑसिलेशंस हैव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो इस केस में हमें इस तरह का सिग्नल मिलेगा। अगर मॉड ऑफ ए बीटा 1 है तो हमें आउटपुट पर एक साइनसॉइडल सिग्नल मिलेगा जिसका कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। यहाँ एम्पलीट्यूड देखिए कांस्टेंट है। तीसरा केस है, इफ मॉड ऑफ ए बीटा इज लेस देन 1 देन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। अगर ये केस है तो भी हमें आउटपुट पर साइनसॉइडल ऑसिलेशन सिग्नल मिलेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो हमें इस तरह का सिग्नल मिलेगा, ऑसिलेटरी सिग्नल इस तरह से, जिसका कि एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो ये लूप गेन के 3 केस हमने लिया कि किस इसका इफेक्ट सिग्नल पे, आउटपुट सिग्नल पर किस तरह से हो रहा है, उसके एम्पलीट्यूड पर किस तरह से हो रहा है। तो हमें एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड फिक्स हो, उसके लिए हमें मॉड ऑफ ए बीटा इक्वल्स 1 लेना है, लूप गेन का मैग्नीट्यूड 1 लेना है और फेज 0 या 360 डिग्री लेना है। अब हम व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, ये मैंने व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर का सर्किट बनाया हुआ है। इसमें एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मैंने बनाया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके। यहाँ पे इनपुट हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मीन्स प्लस टर्मिनल पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया है। सपोज दैट इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन ए है। यहाँ अगर हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं प्लस टर्मिनल पे, गेन ए है, तो इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन को हम लिख सकते हैं एम्पलीफायर गेन ए इक्वल्स 1 प्लस R2/R1। ये आप पहले से जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है ए इक्वल्स 1 प्लस R2/R1। और हमने इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर फीडबैक अप्लाई किया है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक हमने अप्लाई किया है। आउटपुट के एक पार्ट को हम इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। तो ये हमने एक फीडबैक सर्किट बनाया हुआ है। ये फीडबैक नेटवर्क है। फीडबैक नेटवर्क हमने बनाया है रजिस्टर और कैपेसिटर के कम्बिनेशन से। एक कम्बिनेशन में हमने रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज लिया है, इसके इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट किया है ZS से। यह सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस हुज इम्पीडेंस इज ZS। और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर, इसके इम्पीडेंस को हमने ZP से रिप्रेजेंट किया है। तो ये फीडबैक नेटवर्क है जो इस आउटपुट के एक पार्ट को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। तो इस तरह से इस एम्पलीफायर में हमने एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिया है जिसका कि गेन ए है 1 प्लस R2/R1, और एक फीडबैक सर्किट बनाया है रजिस्टर और कैपेसिटर के एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करके। इसके ट्रांसफर फंक्शन या गेन के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, मीन्स इसके इनपुट टर्मिनल 0 करंट ड्रा करते हैं।
तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये जीरो करंट ड्रा करेगा, और ये जो निगेटिव इनपुट टर्मिनल है ये भी जीरो करंट ड्रा करेगा। मीन्स अगर हम इस आउटपुट से करंट आई मान लेते हैं कि आई फ्लो हो रहा है, तो ये करंट यहाँ से इस तरह से होते हुए और ये यहाँ ग्राउंड में आएगा। जो करंट आई यहाँ से फ्लो होगा इस वाले फीडबैक नेटवर्क के थ्रू ग्राउंड में जा रहा है, ये इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में उसका कोई भी पार्ट नहीं जाएगा। नॉन इन्वर्टिंग करंट जीरो ड्रा करेगा, करंट ड्रा करेगा। तो हमको निकालना है ट्रांसफर फंक्शन, फीडबैक फैक्टर ऑफ द फीडबैक नेटवर्क। इसको हमने यहाँ लिखा है फीडबैक नेटवर्क ट्रांसफर फंक्शन BA ऑफ S अपॉन BO ऑफ S। इसको हम बीटा ऑफ S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफर फंक्शन है या फीडबैक फैक्टर है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इस फीडबैक वाले सर्किट में हमने कैपेसिटर यूज किया है, और कैपेसिटर का इम्पीडेंस होता है 1/SC, मीन्स S पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। इस फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट, ये जो एम्पलीफायर है जिसका गेन A है उसका आउटपुट इस एम्पलीफायर का, जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसका गेन A है, इसका आउटपुट ही इस फीडबैक नेटवर्क के लिए इनपुट का काम करेगा। और यहाँ पे जो हमें BA मिल रहा है ये इस फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट होगा, जो कि हम इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे। मीन्स इस फीडबैक नेटवर्क के लिए जो BO है एम्पलीफायर का आउटपुट, ये एज एन इनपुट काम वर्क करेगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज BA है ये इस फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट है, ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा ये BA ऑफ S मीन्स आउटपुट, तो आउटपुट यहाँ पे ये था BA ऑफ S, यहाँ का आउटपुट, ये आउटपुट है इस फीडबैक नेटवर्क का, और यहाँ इनपुट BO, तो ये होगा BA ऑफ S अपॉन BO ऑफ S। अब मैंने बताया कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो हमें BA ऑफ S मीन्स ग्राउंड और इसके बीच का वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ से मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है, तो ये करंट इन दोनों मीन्स रजिस्टर और कैपेसिटर के पैरेलल कम्बिनेशन के थ्रू होते हुए ग्राउंड जाएगा, उसका कोई भी पार्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल में नहीं जाएगा। तो ग्राउंड और BA के बीच का जो वोल्टेज होगा BA, ये होगा करंट मल्टीप्लाइड बाई इम्पीडेंस ZP। तो यहाँ हमने BA ऑफ S को लिख सकते हैं, ये BA ऑफ S को I इंटू ZP, और BO ऑफ S मीन्स इस ग्राउंड से लेते हुए पूरा यहाँ तक का वोल्टेज। तो ग्राउंड और इस पॉइंट का वोल्टेज हो जाएगा I इंटू ZP, और फिर इसके बीच का वोल्टेज हो जाएगा I इंटू ZS। तो I कॉमन ले लेंगे तो I इंटू ZP प्लस ZS होगा। तो यहाँ पे BO ऑफ S की जगह पे हम लिखेंगे I इंटू ZP प्लस ZS, और BA ऑफ S की जगह पे लिखेंगे I इंटू ZP। तो I कैंसिल हो जाएगा, तो ये फीडबैक फैक्टर या फीडबैक नेटवर्क ट्रांसफर फंक्शन बीटा ऑफ S होगा ZP अपॉन ZP प्लस ZS। अब लूप गेन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। लूप गेन आप जानते हैं कि ये A इंटू बीटा होता है। तो A हमने लिखा था एम्पलीफायर का गेन A 1 प्लस R2 अपॉन R1, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है, और फीडबैक फैक्टर बीटा अभी हमने निकाला, ये ZP अपॉन ZP प्लस ZS है। तो लूप गेन L ऑफ S इक्वल्स A इंटू बीटा, A की जगह पे हमने लिखा है 1 प्लस R2 अपॉन R1, और बीटा की जगह पे हमने लिखा है ZP अपॉन ZP प्लस ZS। ZP R और C का पैरेलल कम्बिनेशन, कैपेसिटर का इम्पीडेंस 1/SC और इसका R, तो ZP को लिखेंगे 1/SC पैरेलल R, और ZS को लिखेंगे इस कैपेसिटर का इम्पीडेंस 1/SC प्लस R। तो यहाँ पे ZP की जगह पे लिखेंगे 1/SC पैरेलल R, यहाँ ZP की जगह पे 1/SC पैरेलल R, क्योंकि
ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, और ZS की जगह पे 1/SC प्लस R, ये दोनों आपस में सीरीज में, इसलिए इनके इम्पीडेंस जुड़ जाएंगे। फिर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/SC पैरेलल R को इस तरह से लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा ये 1 + R2/R1 × 1/SC × R अपान 1/SC × R प्लस 1/S² C² प्लस R² प्लस 2R/SC। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मिलेगा। अब इसमें हम 1/R/SC से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। R/SC से जब डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिलेगा लूप गेन इक्वल्स 1 + R2/R1 अपान, ये यहाँ डिवाइड करेंगे R/SC से तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3 + SCR प्लस 1/SCR। इसमें R/SC से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने पे ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम यस की जगह पे j⍵ फिजिकल फ्रीक्वेंसी रखेंगे, तो यहाँ यस की जगह पे j⍵ रखेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर में j⍵ रखेंगे। फिर इस वाले टर्म में j न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर में j² हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, और न्यूमरेटर में j यहाँ हो जाएगा और यहाँ j इसको कॉमन ले लेंगे, तो इसमें यस इक्वल j⍵ पुट करने पे ये एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाएगा। यहाँ j⍵ पुट करेंगे तो L ऑफ j⍵ इक्वल्स 1 + R2/R1 3 + j⍵CR माइनस 1/⍵CR। अब आप जानते हैं कि कोई सर्किट ऑसिलेटर की तरह तब वर्क करता है अगर उसके लूप गेन का मैग्नीट्यूड 1 हो और फेज 0 या 360 डिग्री हो। फेज 0 या 360 डिग्री का मतलब है कि लूप गेन रियल नंबर हो। तो रियल नंबर होने के लिए ये जो इमेजिनरी वाला टर्म है ये हमें 0 करना पड़ेगा। तो मान लीजिए किसी फ्रीक्वेंसी ω0 पर ये टर्म 0 आ रहा है, इसको 0 करने के लिए ω/CR इक्वल्स 1/ω/CR रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये कंडीशन ऐसी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है जिसकी वैल्यू ω0 है, तो यहाँ हम पहले तो लिखेंगे हमें ये टर्म 0 करना होगा, तो इसके लिए कंडीशन होगा ω/CR इक्वल्स 1/ω/CR और ओमेगा की जगह पे ω0 लिखेंगे, ये इस तरह से ω0CR इक्वल्स 1/ω0CR। ω0 ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए ये टर्म 0 हो जा रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सिंप्लीफाई करने पे ये ω0 यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 1/c² R² और ω0 हो जाएगा 1/CR। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2πf0 हो जाएगा 1/CR। तो इस तरह से f0 आएगा 1/2πCR। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो हमारा ऑसिलेटेड सर्किट है, जो हमने सर्किट अभी बनाया है, उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा सर्किट है वो 1/2πCR फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा। एंड टू ऑब्टेन सस्टेन्ड ऑसिलेशन एट दिस फ्रीक्वेंसी, हमें इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कंटिन्यू चाहिए जिसका कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फिक्स हो, फ्रीक्वेंसी 1/2πCR हो, ये चेंज ना हो रहा हो, फिक्स हो, सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहिए। तो इसके लिए हमने जो कंडीशन निकाला था बर्कसेन क्राइटेरियन में कि एक तो फेज 0 होना चाहिए लूप गेन का, फेज हमने यहाँ 0 करके ये कंडीशन फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। दूसरा, गेन ऑफ लूप गेन 1 होना चाहिए, तो ये लूप गेन का एक्सप्रेशन है। ये फेज 0 होने के लिए ये टर्म 0 होना चाहिए, तो ये 0 हो गया। मैग्नीट्यूड के लिए हमें
यल ऑफ जे ओमेगा 1 लाना है, तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 है। तो अगर हम 1 प्लस R2/R1 को 3 के बराबर ले आए तो 3/3 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस R2/R1 अगर 3 रखेंगे तो हमें कंडीशन मिलेगा R2/R1 इक्वल्स 2। तो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर में सस्टेन्ड ऑसिलेशन जनरेट करने के लिए हमें R2/R1 की वैल्यू 2 रखना होगा। ये है कंडीशन फॉर ऑसिलेशंस। अगर हम R2/R1 की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें F0 इक्वल्स 1/2πCR फ्रिक्वेंसी का सिग्नल व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर के आउटपुट पे मिलेगा।